सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 7 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान के अर्दबिल में बड़ा धमाका होने की खबर, हमले की अफवाहें तेज, ओमान में मीटिंग के बावजूद गल्फ में जंग की तैयारी, अमेरिकी कैरियर बनाम IRGC की मिसाइल नावें तैनात, यूरेनियम पर नहीं झुका ईरान तो अमेरिका ने ईरानी तेल पर कर दी ताजा स्ट्राइक, गजा में मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार होने का दावा, जेनेवा एकेडमी की डराने वाली रिपोर्ट आई सामने, कर्नल गद्दाफी के बेटे सैफ गद्दाफी हुए सुपुर्दे खाक, भीड़ का उमड़ा सैलाब, इराक में कुर्सी की जंग, मालिकी के नाम पर शिया ब्लॉक में दरार की खबर, रेड सी में अमेरिका और सऊदी अरब की जंगी रिहर्सल, साझेदारी का बड़ा सिग्नल, और 7 साल के सूखे के बाद मोरक्को पानी में डूबा, 1.5 लाख लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान में एक बड़ा धमाका होने की खबर है, जिसके बाद अफवाहें तेज हो गई हैं कि क्या यह अमेरिका का हमला है या मोसाद का काम है। भारत के एक वेब पोर्टल ने तो इसे सीधा अमेरिका का हमला ही बता दिया। आप जरा होशियार रहिएगा। ईरान के नॉर्थ वेस्ट में बसे शहर अर्दबिल में एक बड़े धमाके और आग की खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में आसमान तक उठता हुआ काला धुआं और तेज लपटें दिखाई दे रही हैं, जो शहर के एक तेल गोदाम के पास से उठती बताई जा रही हैं। धमाके के बाद कई घंटों तक धुएं का मोटा गुबार हवा में तैरता रहा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। लोकल सोर्सेस के मुताबिक आग कई धमाकों के बाद भड़की। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें घूम रही हैं। कोई इसे हादसा कह रहा है तो कोई इसे साबोटाज से जोड़ रहा है, मगर इन दावों की कोई पक्की तस्दीक सामने नहीं आई है। ईरान में अक्सर आजकल जो धमाके हो रहे हैं, कभी किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, कभी सूखे में आग लगने की वजह से, उससे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जंग की खुशबू तेज हो रही है, दरिया में जहाज हैं और गल्फ में टकराव की पूरी तैयारी है। खाड़ी के पानी में फिर से बारूद की बू फैल रही है। एक तरफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अपनी पूरी फौजी टोली के साथ अरब सागर में अरेबियन सी में घूम रहा है। ऊपर उसके फाइटर जेट्स चक्कर काट रहे हैं और अमेरिका ताकत दिखाते हुए ये कह रहा है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी अमन की बात लेकिन हाथ ट्रिगर पर। कल रात अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड ने ये तस्वीरें खुद जारी की। रात 12 बजे के करीब ऐसी तस्वीरें जारी करने का मकसद क्या हो सकता है? उधर जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी ने हॉर्मुज की खाड़ी में तेज हमला करने वाली 40 नावें और मिसाइल बोट उतार दी हैं, ये दावा किया जा रहा है। ईरान की ऑफिशियल लाइन ये है कि ये समंदर की हिफाजत के लिए है, लेकिन असली मैसेज साफ है, अगर कुछ हुआ तो मैदान खाली नहीं मिलेगा, हम भी मिलेंगे तुम्हें, और सलाम दुआ होगी। टाइमिंग पर गौर कीजिए दोस्तों, ये वही वक्त है जब कल ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान जून की जंग के बाद पहली मर्तबा बातचीत हुई। दूसरी तरफ ये दोनों ही मुल्क मिसाइलों और जहाज़ों की ताकत दिखा रहे हैं, यानी डिप्लोमेसी और धमकी साथ साथ चल रही है। और चले क्यों ना भाई, बातचीत तो हो रही है, जंग के आसार थोड़ी ना टले हैं। तो कोई ऐसा तो है नहीं कोई भुट्टे भूनने लगेगा लेके अंगारों पे। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दबाव बनाने का खेल है ताकि बातचीत में बढ़त मिले, या सच में रीजन एक ऐसी लाइन पर आ खड़ा हुआ है जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है? फिलहाल अभी दोनों तरफ बयान अमन के हैं, लेकिन तैयारी जंग वाली है। आगे जो खबरें ईरान से रिलेटेड हैं उसमें आप पाएंगे कि कल जो एक लाल लकीर खींच दी ईरान ने वो क्या है और उसके बाद अमेरिका ने क्या एक्शन लिया है। अब इस तीसरी खबर से समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में मामला कितना टाइट है। अमेरिकी हुकूमत खुद अलर्ट जारी कर रही है कि ईरान के अंदर सिक्योरिटी मेजर तेज कर दिए गए हैं। कई सड़कों को बंद किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बार बार रुक रहा है और इंटरनेट ब्लॉकेज लगातार जारी है। ये अमेरिकी मिनिस्ट्री का एक्स हैंडल है, उसकी पोस्ट है, रात ये जारी हुई। इस बयान के मुताबिक ईरान की हुकूमत मोबाइल लैंडलाइंस और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक की एक्सेस लिमिटेड कर रही है, यानी कम्युनिकेशन को साफ तौर पर कंट्रोल मोड में डाल दिया गया है। एयरलाइंस भी ईरान आने जाने वाली फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर रही हैं या लिमिट कर रही हैं। और इसी वजह से अमेरिका ने कल ही ईरान में अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को साफ कह दिया था कि इंटरनेट आउटेज के लिए तैयार रहें, अल्टरनेट कम्युनिकेशन का इंतज़ाम रखें और अगर हालात इजाज़त दें तो ज़मीनी रास्ते से आर्मेनिया या तुर्की निकलने पर गौर करें। और यही एडवाइजरी कल रात भी अमेरिका की तरफ से अपने शहरियों को जारी की गई। दोस्तों, बात सीधी सी है, जब कोई मुल्क कम्युनिकेशन लाइंस को
कसना शुरू करता है और बाहर की दुनिया से कनेक्शन हल्का करता है, धीमा करता है, तो इसका मतलब अंदर कुछ बड़ा पक रहा होता है या कम से कम हुकूमत किसी बड़े खतरे के अंदेशे में होती है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ प्रिवेंटिव सिक्योरिटी है या रीजन किसी नए टकराव की तरफ फिसल रहा है। मैं आखिर में जो सवाल खड़ा करता हूँ, पूरी खबर का जूस वही होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, दो सवाल होते हैं, उधर ऐसा या वैसा करके आपको सब समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। यूरेनियम पर नहीं झुका ईरान, लेकिन दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। कहा कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, लेकिन अगर तुमने यूरेनियम छीनने की बात की तो बजा देंगे बाजा। कल ओमान की मीटिंग में सबसे बड़ा टकराव वही हुआ जहां सबको उम्मीद थी, यानी ईरान का यूरेनियम। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया कि अपनी ज़मीन पर एनरिचमेंट रोकने की अमरीकी मांग हमें नामंजूर है, ये लाइन क्रॉस नहीं होगी। लेकिन साथ ही ईरान ने पूरी बातचीत के बीच दीवार भी खड़ी नहीं की, बोले अगर शरीफों की तरह बात करना चाहो तो करो। रीजनल डिप्लोमेट्स का कहना है कि ईरान लेवल और प्योरिटी पर बात करने को तैयार है, यानी कितना एनरिचमेंट होगा, किस हद तक होगा, इस पर मोलभाव हो सकता है। यहां तक कि एक रीजनल कंसोर्टियम का आइडिया भी टेबल पर है, जिससे टेक्निकल कंट्रोल का कोई साझा सिस्टम निकले। दिलचस्प बात यह है कि ईरान को लगा अमेरिकी टीम ने उसका स्टैंड समझ लिया है और कुछ लचीलापन भी दिखाया है। तो ईरान को ये लग रहा है, मतलब बाहर जितना सख्त माहौल दिख रहा है, कमरे के अंदर उतनी दरारें भी हैं जहां से डील की रोशनी झांक सकती है। अब खेल इस बात का है, क्या ये मामला टेक्निकल समझौते की तरफ जाएगा या फिर पॉलिटिकल जिद सब कुछ जाम कर देगी, क्योंकि मिसाइलें, जहाज और धमकियां अपनी जगह खड़ी हैं और बातचीत अपनी जगह। कौन पहले टूटेगा, यही तो असली मुकाबला है। ओमान में हुई मीटिंग के बाद बंदिश का खेल शुरू हो गया है। अमेरिका ने ईरान के तेल पर नई पाबंदी लगा दी है, यूं समझिए कि तेल पर नई स्ट्राइक कर दी है। ओमान में बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने नया वार कर दिया। अमेरिका ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को दबाने के लिए ताज़ा सैंक्शंस यानी ताज़ा पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 14 जहाज सीधे निशाने पर हैं, यानी एक हाथ से डायलॉग और दूसरे हाथ से प्रेशर। मैसेज साफ है कि बातचीत के साथ साथ इकोनॉमिक घेराबंदी भी जारी रहेगी। अब देखना यह है कि ईरान इसे डील की तरफ एक धक्का मानेगा, पुश मानेगा या नए टकराव की शुरुआत मानेगा। ईरान से गजा की तरफ चलते हैं। गजा में हथियारबंद गिरोह क्या असल में इस्राएली एजेंट्स हैं? अल जजीरा की जांच ने इस पर एक बड़ा पर्दाफाश किया है। फोटो जिसका है वो तो मारा जा चुका है, लेकिन इसी के चेहरे से गजा के गद्दारों को एक तरीके से पेश किया जाता है। अल जजीरा की नई इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि गजा के अंदर कुछ हथियारबंद ग्रुप सीधे इस्राएली फोर्स के लिए काम कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में, अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री में इन ग्रुपों के नाम, उनकी मूवमेंट और उनकी कथित ट्रेनिंग साइट तक ट्रैक करने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटवर्क अंदर से काम करता है, यानी गजा की सीज़फायर के बाद वाली जंग सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लड़ी जा रही है। अल जजीरा कहता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे लोकल मिलिशिया ग्रुपों का रोल बढ़ता जा रहा है, जो इलाके की अंदरूनी जानकारी इस्राएली फोर्स तक पहुंचाते हैं और उनके लिए ऑपरेशन आसान बनाते हैं। ये लोग दरअसल हमास या फ़लस्तीनियों के मुखालिफ के तौर पर नहीं, इसराइल के एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं, ये अल जजीरा का कहना है। अगली खबर, क्या गजा में मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है? जेनेवा एकेडमी की डराने वाली वार्निंग सुन लीजिए। जेनेवा एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि गजा में मौतों की असली तादाद ऑफिशियल नंबर से कहीं ज़्यादा हो सकती है। एकेडमी के हेड स्टुअर्ट केसी मैसलिन के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद से गजा की आबादी में 10% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है, और अगर इस गिरावट को सीधा मौतों से जोड़ा जाए तो आंकड़ा करीब 2 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री, जो वहां काम करती है और हमास के मातहत काम करती है, उनका आंकड़ा 73,000 मौतों का ही है। ये बता दूं, यानी ज़मीन पर जो नंबर सामने आ रहा है उसके पीछे एक और बड़ा और अनदेखा नंबर छिपा हो सकता है, अगर इस नई रिपोर्ट को माना जाए। ये दावा सीधे उस बहस को हवा देता है कि गजा की तबाही का असली हिसाब शायद दुनिया अभी तक समझ ही नहीं पाई।
اور اگر یہ اندازہ صحیح نکلا، اگر نکلا صحیح، تو کیا انٹرنیشنل سسٹم اس پیمانے کی بربادی کو کبھی جواب دہ ٹھہرا پائے گا؟ آپ میں سے کچھ اسے 2 لاکھ، کچھ 3 لاکھ، کچھ 5 لاکھ، کچھ تو پورے 20 لاکھ، کچھ 1 لاکھ بتائیں گے، لیکن جذبات خبر نہیں ہوتے۔ یہ دعویٰ ہے، رپورٹ ہے، کنفرمیشن نہیں ہے۔ دعوے میں اور کنفرمیشن میں فرق ہوتا ہے، اسے سمجھنا سیکھیے۔ اب بات لیبیا کی، جہاں سیف الاسلام غدافی کو سپرد خاک کیا گیا، اور اس دوران بھیڑ کا جو سیلاب امڑا اس نے کئی سوال کھڑے کر دیے۔ ایک سوال تو یہ ہے، کیا غدافی کی سوچ آج بھی زندہ ہے؟ لیبیا کے شہر بنی ولید میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں لیبیا کا پرانا ہرا جھنڈا تھا اور ماحول غم اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ منگل کو قتل کیے گئے سیف الاسلام غدافی، جو کہ لیبیا کے سابق لیڈر معمر غدافی کے بیٹے تھے، انہیں جمعے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں شامل بھیڑ نے صاف دکھایا کہ غدافی خاندان کا اثر ابھی بھی لیبیا کے ایک بڑے حصے میں زندہ ہے۔ اس قتل نے پہلے سے بٹے ہوئے ملک میں پھر سے پرانے زخم ہرے کر دیے ہیں، اور اب بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ صرف ایک شخص کے جنازے کی تدفین کا منظر ہے، یا یہ لیبیا میں ایک نئے ٹکراؤ کی شروعات کا اشارہ ہے؟ معمر غدافی کا آخری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے شاید پہلی بار غدافی خاندان کے لیے ایسی بھیڑ دیکھی ہوگی۔ معمر غدافی کے آس پاس ایک بھیڑ تھی، دنگائیوں کی، قاتلوں کی، حیوانوں کی بھیڑ تھی، جس نے اپنے ہیڈ کو، اپنے ملک کے سربراہ کو قتل کر ڈالا۔ ہم بڑھتے ہیں آگے۔ عراق کی سیاست ابھان مار رہی ہے۔ بغداد میں کرسی کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مالکی کے نام پر شیعہ بلاک میں درار کی خبر آ رہی ہے۔ دوستو، عراق کی سیاست پھر ابل رہی ہے۔ نومبر کے الیکشن میں جیت حاصل کرنے والے شیعہ الائنس کوارڈینیشن فریم ورک کے اندر ہی اب کھینچتان کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ الائنس کے بڑے لیڈر اب بھی نوری المالکی کو اگلا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں عراق کا، لیکن اندرونی مخالفت اور باہر سے امریکہ کے پریشر ان کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری کے آخر میں سیدھی دھمکی دی تھی کہ اگر مالکی دوبارہ کرسی پر لوٹے تو امریکہ عراق کی مدد بند کر دے گا۔ اس کے بعد الائنس کے اندر بے چینی بڑھ گئی ہے۔ کچھ دھڑے ڈر رہے ہیں کہ امریکہ سے ٹکراؤ ملک کی اکنامی اور سیکیورٹی دونوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ نوری المالکی سال 2006 سے 2014 تک عراق کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ان کے دور کو لے کر آج بھی ملک میں تیز بحث جاری ہے۔ ان کے سپورٹر کہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہاتھ والے لیڈر ہیں جو حالات سنبھال سکتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین یہ یاد دلاتے ہیں کہ اسی دور میں عراق میں فرقہ وارانہ تناؤ اور وائلنس بڑی تھی۔ اب حالات یہ ہیں کہ شیعہ بلاک باہر سے ایک دکھ رہا ہے، لیکن اندر درار صاف دکھائی دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا الائنس امریکی دباؤ جھیل کر مالکی پر اڑا رہے گا، یا کرسی بچانے کے لیے اور ملک کی اکنامی کو بچانے کے لیے آخری وقت پر کوئی نیا نام سامنے آئے گا؟ کیا یہاں بھی امریکہ کا پریشر کام آئے گا؟ ہم دیکھیں گے۔ اسلام آباد کی نماز جمعہ خون میں ڈوب گئی، اور اب اس حملے پر سعودی عرب نے سخت ری ایکشن دیا ہے۔ ہم نے کل شام کے بلیٹن میں اس پر خبر لی تھی۔ فائنل فگر بڑھ چکی ہے، 31 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی کی فارن منسٹری نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں مسجد کو نشانہ بنانے والا یہ دھماکہ ایک دہشت گردانہ حملہ ہے، جس کی سعودی حکومت کھلی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ کہا کہ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سبھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں ٹیررزم کے خلاف قدم اٹھانے ہوں گے، یہ سب باتیں ہیں۔ دوستو، کل جمعے کی نماز کے دوران ایک وحشی خودکش حملہ ور نے، ایک دہشت گرد نے شیعہ مسجد کے اندر خود کو اڑا لیا۔ شروعاتی رپورٹ کے مطابق کم سے کم 31 لوگ مارے گئے، 170 لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں کئی کی حالت اب بھی نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ حملہ صرف ایک مسجد پر نہیں بلکہ پاکستان کے اندرونی امن و امان پر سیدھا وار ہے۔ سوچئے کیسے لوگ مسجد کے اندر گھس کر حملہ کر دیتے ہیں شیعہ سننے کے نام پر۔ اسی لیے قوم پٹ رہی ہے، اسی لیے پٹ رہی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ریڈ سی میں امریکہ اور سعودی عرب دونوں کی نیوی نے ایک جنگی ریہرسل کی۔ حالانکہ یہ سالانہ ریہرسل ہوتی ہے، لیکن اس بار ساجھیداری کا یہ کھلا اشارہ دے رہی ہے۔
अमरीकी नेवी और सऊदी अरब की रॉयल नेवल फोर्स ने अपना सालाना जॉइंट नेवल ऑपरेशन या जॉइंट नेवल ड्रिल पूरी कर ली है। इंडिगो डिफेंडर नाम की ये एक्सरसाइज एक सीधा मैसेज है कि दोनों मुल्क समंदर में अपने जंगी तालमेल और ऑपरेशनल तैयारी को और तेज कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर जब पूरा रीजन पहले ही टेंशन में है, ये रिहर्सल सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं लगती, ये ताकत दिखाने और पार्टनरशिप पक्की करने का सिग्नल भी है। मुझे लगता है कि अगर कोई जंग छिड़ती है तो सऊदी अरब के जहाज भी खड़े होंगे समंदर में। अगर सऊदी अरब की तरफ कोई मिसाइल आई तो उसे रोकने के लिए। सऊदी अरब हालांकि कह चुका है कि ईरान पर हमारी ज़मीन, समंदर और हवा से कोई हमला हम नहीं होने देंगे। अब बात मोरक्को की। एक मुस्लिम ममालिक है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ मोरक्को में तेज़ बारिश ने कई सूबों को पानी में डुबो दिया और हुकूमत को 1,40,000 से ज़्यादा लोगों को घरों से निकालना पड़ा। अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन मौसम से जुड़ा डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि तेज़ बारिश और हवाएं अभी जारी रहेंगी। ये पिछले हफ्ते से जारी हैं। 207 साल तक सूखे यानी कहत की मार झेलने के बाद ये पानी राहत नहीं आफत बनकर आया है। अब असली डर यह है कि अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो कितने और शहर खाली कराने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ गोई से फैक्ट के साथ आपके सामने न्यूज़ पेश कर दी। आपको, आप में से बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें पसंद आएंगी, नहीं आएंगी। न्यूज़ कोई रेसिपी नहीं है कि पसंद आए, किसी को आती किसी को नहीं आती, क्योंकि सपोर्ट और अपोज सबका अलग अलग है। तो न्यूज़ का इसी हिसाब से टेस्ट होता है। मेरा काम आप तक खबर पहुंचाना है, नज़रिया आप बनाइए, क्योंकि मैं अगर नज़रिया बनाने लगा तो वो एजेंडा या प्रोपेगेंडा हो जाएगा। जैसे हमारे का गोदी मीडिया कहता है, महामानव ने आग उगल दी मुंह से, आंखों से आग निकाल दी, वो मैं नहीं कर सकता। थैंक यू। सलामत रहिए, खुश रहिए। और वीडियो एडिट होने में, बनने में 2-3 घंटे लगते हैं। अगर कोई चीज़ डेवलप हो जाए, अपडेट हो जाए, तो थोड़ा सा स्पेस रखा करें। थैंक यू।